कितने वीक में बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ये सब तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से सुपर 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 इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं बायो के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी सेम चीज बता रही हूँ। इसके बाद में एंटीबॉडीज के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि पीसीटी से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है, लूप ऑफ हेनले से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगी, कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होगी, सेल जंक्शंस के बारे में पूछ लेता है। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे रीनीट के लिए जो हमारा 21 जून को होने वाला है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं अपनी जूलॉजी पोर्शन से जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, जहां से क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो अपने जूलॉजी में जो टॉपिक्स हैं उसमें से हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 12th का, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हमारे नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis वाला टॉपिक है, जहां पर हम oogenesis की बात करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इनकी बात करते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी में, जो भी हॉर्मोन्स लेटर फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं, और इसके अलावा प्लासेंटा से क्या क्या फॉर्मेशन होते हैं, क्या क्या चीजें प्लासेंटा रिलीज करती है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो हमारा कि कितने वीक में बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ये सब तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से सुपर 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 इंपॉर्टेंट है। पर बच्चों मैं ये भी बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर इधर से बनेगा, बट चांसेस ज्यादा है यहाँ से क्वेश्चंस और उनके वेटेज के मार्क्स वाले क्वेश्चंस आने की। सो बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू रीड द एंटायर चैप्टर। ये बस एक रेफरेंस है कि अगर तुम्हें क्विक रिविजन करना है तो तुम किस किस टॉपिक से क्विकली चीजों को रिवाइज कर सकते हो। पीवाईक्यूज लगाना मत भूलना, 5 साल के पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे पीवाईक्यूज जहां जहां से पूछे गए हैं वो टॉपिक्स भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर एंटायर एनसीईआरटी। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द रेफरेंस कि यहाँ पे जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो चीजें हमारे पीवाईक्यूज में उन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते थे। अगला चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट चैप्टर है। यहाँ पर हमको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। हमारे बैरियर मेथड कौन से हैं, नेचुरल मेथड कौन से हैं, आईयूडीज कौन से हैं, और उसमें भी सहेली है, कॉपर्टी है, मल्टी लोड है, जिनके बारे में कई बार हमारे नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा आर्ट की टेक्निक्स क्या क्या होती है, जैसे कि अभी लास्ट वाला जो अपना नीट हुआ था उसमें ही क्वेश्चन आया था कि जिफ्ट और गिफ्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये सारे के सारे टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एक एक क्वेश्चन बन जाता है। So stay more focused on these topics while reading your chapter of reproductive health. Reproductive health पढ़ते पढ़ते हमें इन चैप्टर्स में या फिर इस जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इन पे हमें अच्छे से फोकस करना है। अगला चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो चैप्टर है हमारा, ये भी हमारा क्लास 12th का चैप्टर है। इसमें हमारा इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला जो पॉइंट है, यानी कि हमारा फिजिकल बैरियर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, हमारा साइटोकाइन बैरियर, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, ये सब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो टॉपिक है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी में कितने इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, कितने इंटर पेप्टाइडल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ये सब हमारे पीवाईक्यूज में आए हुए सवाल है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना हो सके उतना ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पीवाईक्यूज को रिवाइज करो, उनको बार बार प्रैक्टिस करो। वो जहां जहां से आते हैं वो टॉपिक्स तुम्हें बार बार रिवाइज करने हैं। और ये सिर्फ मैं बायो के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी सेम चीज बता रही हूँ। इसके बाद में एंटीबॉडीज के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में वो पूछ लेगा कि कोविड में जो वैक्सीनेशन किया गया था वो एक्टिव था, पैसिव था, और अगर एक्टिव पैसिव में भी था तो क्या था, नेचुरल था या फिर एक्वायर्ड था। तो ये पॉइंट हमें समझना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। एड्स से क्वेश्चन बार बार बनता है, कैंसर से क्वेश्चन बार बार बनता है। और ये जो पूरी की पूरी एनालिसिस मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये मैंने पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद में पूरी एनालिसिस बना रखी है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे जो हैं जूलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर से कई बार पूछे गए हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है, तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, लेकिन जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो तुम्हें इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ब्रीदिंग एक्सचेंज, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपना पहला चैप्टर। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जब पहला चैप्टर करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट एग्जामिनर का है, वो हमसे
आपसे पूछता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान से देखना है, उनकी वैल्यूज भी हमें याद करनी है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी वॉल्यूम को ऐड करके कौन सी कैपेसिटी बन जाएगी। इसके अलावा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द एग्जामिनर। वो पूछता है कि जो कर्व है उसमें राइट शिफ्ट कब होगा, लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, कौन कौन सी सिचुएशन बनेगी जब H प्लस ज्यादा होगा, या फिर हमारे बॉडी में अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो किधर किधर शिफ्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी में अगर एल्कलिनिटी हुई तो किधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में सवाल पूछता है। ये एस शेप का कर्व होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी एग्जामिनर्स का फेवरेट पार्ट होता है। यहाँ पर वो तुम्हें पूछेगा अस्थमा क्या होता है, एम्फाइजीमा क्या होता है। बाकी यहाँ से हमें इतना ही क्वेश्चन देखने को मिला है रिस्पायरेशन से। अगला चैप्टर है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ से बेसिकली जो सवाल बच्चों अभी तक आया है वो आया है कि आप कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल में क्या क्या चीजें होती हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, पूरा का पूरा जॉइंट डायस्टोल क्या होता है। मतलब कार्डियक साइकिल से आपका हर बार एक ना एक सवाल देखने को मिल जाता है। उसके बाद ईसीजी, ईसीजी में हमारा मशीन में यही एक बार पूछ लिया गया था कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आप डिफरेंसेस बताइए, या फिर ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड सवाल पूछ लेता है। इसके अलावा ये आपसे ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी सवाल पूछ लेता है कि किसी पर्सन का क्या ब्लड ग्रुप है, या फिर अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप है जो बन नहीं सकता। तो ये सारी चीजें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो जहां जहां से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। फिर इसके बाद में अपना नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि अब हम बात करेंगे किडनी के बारे में। यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो इसमें हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है, जैसे काउंटर करंट वगैरह हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि पीसीटी से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है, लूप ऑफ हेनले से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, डीसीटी से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, या फिर कलेक्टिंग डक्ट से हम किस किस चीज को अब्सॉर्ब कर सकते हैं या उसमें सेक्रीट कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। So be very much focused, very much prepared on these two topics. Then we have renal disorder. Renal disorder में किडनी में renal caliculi क्या होता है, ये सारी चीजें वो पूछ सकता है। Examiners diseases में बहुत इंटरेस्टेड रहता है क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं। So you should be very much aware about diseases, उनके symptoms, जैसे कि अगर हम ह्यूमन हेल्थ में भी जाएं तो फंगल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, सबके सिम्टम्स के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। विडाल टेस्ट किस चीज के लिए होता है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। अगला चैप्टर है हमारा नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल। इसमें हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं आरएमपी, रीपोल और डीपोल। आरएमपी, रीपोल और डीपोल में एक डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी ने अपने राइट साइड वाले पेज में कॉर्नर में, जहां पे वो बात करती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट की। वहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बन रही है बच्चों। तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन को अच्छे से कर लेना। साइनाप्स में वो प्री साइनाप्टिक और पोस्ट साइनाप्टिक के बारे में पूछ सकता है। केमिकल कंडक्शन और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि साइनाप्स में पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन्स कौन से होते हैं और उनमें क्या होता है, प्री साइनाप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये सारी बातें वो पूछ सकता है। इसके अलावा ब्रेन के पार्ट्स, ब्रेन के पार्ट्स से तो एक सवाल बनना ही बनना है। हो सकता है वो मिड ब्रेन के बारे में पूछ ले, हो सकता है वो फोर ब्रेन के बारे में पूछ ले, ज्यादातर वो हमेशा मिड ब्रेन या फोर ब्रेन के बारे में पूछ करके रखा हुआ है। सो बी फोकस और वहां पर थोड़ा ज्यादा अच्छे से चीजों को देख लेना। फिर हम आते हैं, अगला चैप्टर है हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारा एंडोक्राइन हार्मोन वाला चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे ग्लैंड हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, कई सारे हार्मोन एंटागोनिस्टिक हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमको अच्छे से करनी है। ये मेरी पीवाईक्यू के एनालिसिस के बाद में ऑप्शंस आए हुए हैं। इसके अलावा जब ये चैप्टर एंड होता है तो वहां पर हमारा हार्मोन इंटरेक्शन वाला जो पार्ट है, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स है वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स है वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, वो वाला पार्ट भी आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पार्ट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। सो बी अवेयर ऑफ इट, अच्छे से करना, डायग्राम्स कर लेना। इंट्रासेलुलर मैसेंजर किस में होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर्स किस में होते हैं, ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अपना अगला चैप्टर एनिमल किंगडम क्लास 11 का है। ये अपना पहला चैप्टर है जूलॉजी का, जो बहुत टफ लगता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें एग्जांपल्स हैं कि कौन सा एग्जांपल किस फाइला को बिलोंग करता है। सी लिली, सी हेयर, सी पेन, है ना। तो इतने सारे हैं तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। गार्डन लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, ठीक है, इस तरह से। तो एग्जांपल्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कैनाल सिस्टम कहाँ कहाँ मिलता है, वाटर कैनाल सिस्टम अलग होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम अलग होता है। इस पे पीवाईक्यू पूछा हुआ है। ठीक है,
फिर कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, टेट्रापोडा पूछ सकता है, सुपर क्लास पूछ सकता है, पाइसेस पूछ सकता है, यहाँ से बहुत सारे सवाल बन रखे हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली सबसे ज्यादा फोकस आपको एग्जाम्पल्स पे भी करना है। फिर हमारा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें चारों टिश्यूज करनी पड़ेंगी। चारों टिश्यूज में, एपिथेलियल टिश्यू में ज्यादातर ये आपसे एग्जांपल्स पूछता है कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगी, कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होगी, सेल जंक्शंस के बारे में पूछ लेता है। कनेक्टिव टिश्यू में तो बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, स्किन डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर से बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ सवाल आपके बन जाते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हमें कौन कौन से सेल्स मिलते हैं, या फिब्रोब्लास्ट का क्या फंक्शन होता है, या फिर हमारे जो फाइबर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन बन जाता है, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। हालांकि यहाँ से जो सवाल बनते हैं इस चैप्टर से वो काफी इजी होते हैं, बट येट इजी इज नॉट, it does not mean that you will commit a very silly mistake. So read this also, and we have cockroach also, cockroach morphology. And इस वाले पेपर में जो अपना पुराना नीट का पेपर हुआ था, हमारे पास एक भी फ्रॉक का क्वेश्चन उसमें से नहीं था. So you can for right now you can just study and go for cockroach, या फिर आप फ्रॉग भी थोड़ा बहुत देख सकते हो. फिर अगर हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन पे, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बेसिकली यहाँ पर बच्चों आपसे हिंद सेकंड पूछ सकता है, इको R1, PBR 322 तो एग्जामिनर्स का फेवरेट है. बोलेगा कि मैंने कोई डीएनए ला करके लाइगेट किया तो हमारा PBR 322 किस पोजीशन से एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव हो गया, वो वाला पोर्शन यहाँ पर बनेगा ही बनेगा. पीसीआर के स्टेप्स याद रख लेना, कई बार पूछ चुका है DAE, इस तरह से इसको याद रख लेना. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये देख लेना कि एनोड और कैथोड में जो हमारा डीएनए है उसको हम किस साइड पे लोड करते हैं और वो किस साइड पे मूव करता है, और उसके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे मूव करता है, सीविंग इफेक्ट से मूव करता है. इन सारी बातों को ध्यान से देख लेना. फिर अपना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स के बाद में एप्लीकेशन आता है. यहां से तुम्हारे एग्जामिनर 2 से 3 सवाल बनाता ही बनाता है. बीटी कॉटन पूछ लेगा क्यों बनाई हमने, क्या फायदा था, जीन थेरेपी क्या होती है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोपायरेसी और जीएम क्रॉप्स. देखो ये टॉपिक्स दिखने में बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन जब यहां से क्वेश्चन बनता है तो वो दिमाग को घुमा देता है. मैं फिर से बोल रही हूं, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, आपको हर दिन मेहनत करनी रहती है. हर दिन आप एक कदम चलोगे, हर दिन एक कदम चलोगे, तब जाकर के कहीं आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जैसा रिजल्ट आप चाहते थे. देयर इज नो सक्सेस दैट कम्स ओवरनाइट. नोबडी ऑन दिस एंटायर वर्ल्ड हैज रिसीव्ड द सक्सेस रातों रात. ठीक है, रातों रात किसी को कोई सक्सेस नहीं मिला. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम. ऑल द बेस्ट. अच्छे से रिविजन करना एंड बढ़िया से रिजल्ट लेके आना. थैंक यू.